बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 EMT टेस्ट में एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर 40% सवालात CTS जो है वो आपसे आपकी जॉब के मुताल्लिक करता है और उसकी पॉलिसी यही है कि भाई 40% जो सवालात होते हैं तमाम के तमाम सवालात वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसरिंग करता है। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी फिजिकल एग्जाम के ऊपर उसके अंदर काफ़ी सारे दोस्तों के ये क्वेश्चन आए हैं, सर हमें EMT ड्राइवर्स और FDRs के लिए एक सीरीज़ बना के दें जहां से हम तैयारी कर सकें। तो आपके लिए ये है कि भी आपके लिए मैंने एक सीरीज़ तैयार की है जिसके अंदर आपकी मुकम्मल तैयारी जो है इसी चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग के ऊपर करवाई जाएगी। और जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी सारे लोग सिर्फ इसी वजह से फेल हो जाते थे कि उनको इंग्लिश की समझ नहीं आती थी और उनको प्रॉब्लम हो रही होती है कि भाई वो इंग्लिश के अंदर उनको ना क्वेश्चन समझ आते हैं ना उसके आंसर समझ आते हैं। तो आपके लिए इस वीडियो के अंदर मैंने ये आसानी कर दी है सीरीज़ के अंदर कि तमाम जो है क्वेश्चन वो इंग्लिश के अंदर हैं और उनके आंसर भी इंग्लिश के अंदर हैं, लेकिन मैंने साथ साथ उर्दू के अंदर भी इनका तर्जुमा कर दिया है ताकि आपकी तैयारी 100% मुकम्मल हो सके। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल अकमल सर्वाइवल स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इन सवालात के जवाबात को अच्छे तरीके से याद कर लें और इनको महफूज भी कर लें। इनके जो आगे मज़ीद पार्ट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे ताकि आपका जो तहरीरी इम्तिहान है वो आप 100% इसको पास कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं हम इन क्वेश्चन और आंसरिंग आज की सीरीज़ के। पहले वो 25 क्वेश्चन जो CTS की एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हैं एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के अंदर। तो हम इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट फॉर एन अडल्ट। अच्छा, अब आपने एक काम करना है मेरे साथ कि तमाम क्वेश्चन और आंसर जो मैं पढ़ता जाऊं आपने भी मेरे साथ साथ रीड करते जाना है, इनको पढ़ते जाना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि वो भी आपको याद होते जाएंगे, आपके दिमाग के अंदर बैठते जाएंगे। अच्छा, ये पहला हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट फॉर एन अडल्ट, यानी कि एक बालिग इंसान में सांस लेने की जो है नॉर्मल रफ्तार क्या है। तो इसके जो है आंसर नीचे दिए गए हैं। पहला आंसर ए है कि भाई 5 से 10 ब्रेथ पर मिनट, ठीक है। और इसी तरह आंसर बी है 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट। और इसी तरह आंसर सी है 25 से 30 ब्रेथ जो है इसके पर मिनट। और इसी तरीके से आंसर डी है 35 से 35 से 40 ब्रेथ पर मिनट। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है इसका वो है आंसर बी, यानी कि 12 से लेकर 20 मर्तबा जो है वो सांस 1 मिनट के अंदर जो है एक नॉर्मल इंसान लेता है। तो इसी तरह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, वो डिस्प्ले है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द चेन ऑफ सर्वाइवल, यानी कि बचाव की जो जंजीर है, चेन ऑफ सर्वाइवल है, उसमें हमारा पहला कदम कौन सा होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पेशेंट है, मरीज़ है, बेहोश हो गया है, उसका ना दिल चल रहा है ना सांस चल रहा है। अब आप उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं तो आप कौन सा जो है वो पहला स्टेप करेंगे। आपके सामने आंसर इनके दिए हुए हैं। अपना आंसर ए है अर्ली CPR। सबसे पहले जाते हुए आपने CPR करना है। अर्ली डिफिब्रिलेशन यानी कि AED की अप्लाई करनी है, जो आपने देखा होगा कि भी अपना हॉस्पिटल्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक की वो शॉक दे रहे होते हैं, झटके दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इसका आंसर सी है अर्ली रिकॉग्निशन एंड एक्टिवेशन, यानी कि जो इमरजेंसी सर्विस है उस एरिए की उसको आपने एक्टिव कर देना है, ठीक है। और नंबर डी है इसकी पोस्ट कार्डिक अरेस्ट केयर, यानी कि हार्ट अटैक के बाद की जो केयर होती है, एहतियाती तदाबीर होती हैं, वो करनी है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी अर्ली रिकॉग्निशन एंड एक्टिवेशन, यानी कि उस एरिया की जो इमरजेंसी सर्विस है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम पंजाब के अंदर हैं तो पाकिस्तान के अंदर पंजाब के अंदर जो हमारी इमरजेंसी सर्विस है वो है रेस्क्यू 1122। हमने इस तरह का हमें कोई पेशेंट मिलता है तो हमने फ़ौरन क्या करना है, इमरजेंसी सर्विस को सबसे पहले कॉल कर देनी है, क्योंकि हम तक जब तक बाकी काम करते रहें तो वो इमरजेंसी सर्विस हमारे तक पहुंच जाए। इसी तरीके से हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 3 है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AED, यानी कि AED का मुकम्मल मतलब क्या है। तो आपके सामने इसके जो है नीचे आंसर दिए हुए हैं। आंसर ए है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिवाइस। अच्छा, इसका आंसर बी है
ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। और इस तरीके से आंसर सी है एडवांस्ड इमरजेंसी डिक्टेटर। और इसी तरह डी है ऑल इमरजेंसी डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके सामने वो है आंसर बी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो इसी तरीके से अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 4 को, Where do you check the pulse in an unconscious adult? यानी कि एक अडल्ट पेशेंट है, बालिग इंसान है, बेहोश मरीज है, बालिग इंसान में नब्ज जो है हम कहाँ चेक करेंगे? इसके जो है आपके आंसर दिए हुए हैं नीचे। इसका जो पहला आंसर है वो है रेडियल आर्टरी, यानी कि आपके रिस्ट के ऊपर, कलाई के ऊपर। इसी तरीके से इसका आंसर बी है ब्रेकियल आर्टरी, आर्म के ऊपर यानी कि उसके बाजू के ऊपर। और इसी तरीके से आंसर सी है कैरोटिड आर्टरी, नेक के ऊपर यानी कि उसकी गर्दन के ऊपर, ठीक है। और इसी तरीके से उसकी फेमोरल आर्टरी जो है हम उसको चेक करेंगे। तो इसके अंदर जो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि एक बालिग इंसान है, बेहोश हुआ पड़ा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, यानी कि कैरोटिड आर्टरी जो उसके हमने गर्दन के साथ है उसको हमने चेक करना है क्या या कि ये इसकी नब्ज चल रही है या नहीं चल रही। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, व्हाट इज द करेक्ट रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन टू ब्रीथ्स इन 1 रेस्क्यूअर सीपीआर फॉर एन अडल्ट? बालिग के लिए अकेले रेस्क्यूअर की सूरत में सीपीआर के दौरान सीना दबाने और सांस देने का सही तनासुब क्या है? यानी कि एक अकेला बंदा है, उसको एक बेहोश मरीज मिला है जिसका ना दिल चल रहा है ना सांस चल रहा है, और उसको सीपीआर करना पड़ जाता है, ठीक है। तो अब वो एक अकेला बंदा किस रेशियो के साथ, यानी कितनी मरतबा उसकी छाती को दबाएगा और कितनी मरतबा वो मुंह के जरिए सांस देगा? तो आज के आपके सामने आंसर मौजूद हैं। आंसर ए है, इसकी रेशियो जो हम रखेंगे 15 मरतबा इसको कंप्रेस करेंगे, 2 मरतबा सांस देंगे। आंसर बी है 30 मरतबा कंप्रेस करेंगे और 2 मरतबा सांस देंगे। आंसर सी है आपके सामने 10 मरतबा इसको कंप्रेस करेंगे और 1 मरतबा सांस देंगे। और आंसर डी है आपके सामने 5 मरतबा इसको कंप्रेस करेंगे और 1 मरतबा सांस देंगे। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि 30 मरतबा हमने इसको कंप्रेस करना है और 2 मरतबा हमने इसको सांस देंगे। तो इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने डिस्प्ले है। हाई ब्लड प्रेशर इज मेडिकली नोन एज, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को तिब्बी ज़बान में क्या कहा जाता है? ठीक है, एक मेडिकली लैंग्वेज के अंदर हम क्या कहेंगे उसको? तो वो आपके सामने डिस्प्ले है आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका जो पहला आंसर है वो है हाइपोटेंशन। और इसी तरीके से इसका जो बी है आंसर वो है हाइपरग्लाइसीमिया। और इसी तरीके से जो सी है इसके अंदर हाइपरटेंशन। और इसी तरीके से जो डी है इसका आंसर वो है हाइपोक्सिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अब वो हाई की बात कर रहा है तो ये आ जाएगा हाइपर के अंदर। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, हाई और लो की जो है इसकी जो आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि हम इसको किस तरीके से पता करेंगे ये चीज़ हाई है या लो है। तो यहाँ पे हाई के लिए हाइपर इस्तेमाल होता है और लो के लिए हाइपो इस्तेमाल होती है। तो अब ब्लड प्रेशर है तो इसको टेंशन लेंगे, तो अब ये आ जाएगा हाइपर टेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपर टेंशन। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपके सामने डिस्प्ले है। विच आर्गन इज प्राइमरी इफेक्टेड बाई हेपेटाइटिस, यानी कि हेपेटाइटिस बीमारी डिजीज होने के पास जो हमारा मेन आर्गन है जो डैमेज होता है, मुतासर होता है, वो कौन सा होता है? ठीक है, हेपेटाइटिस से जिस्म का कौन सा अज़ू बुनियादी तौर पर मुतासर होता है? आपके पास आंसर हैं, आंसर ए हार्ट, आंसर बी लंग्स, आंसर सी लीवर और आंसर डी किडनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, यानी कि लीवर। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्प्ले है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि बेहोश मरीज में सांस की नाली बंद होने की सबसे आम वजह क्या है? फूड, यानी कि हम रूटीन में सांस की नाली हमारी किस तरीके से बंद हो सकती है, मुमकिन वजह। फूड यानी कि खाना, ब्लड यानी कि खून, और टंग ज़बान होगी और वोमिट होगी, आपकी उल्टी होगी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, यानी कि जब एक बेहोश मरीज होता है तो उसके तमाम आज़ा रिलैक्स हो जाते हैं, काम नहीं कर रहे होते। तो इसी तरीके से उसकी ज़बान भी रिलैक्स होती है और वो पीछे उल्टी होकर सांस के रास्ते को बंद कर सकती है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपकी टंग, यानी कि आंसर सी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखें तो ए पेशेंट विद हैपोक्सिया हैज़ लो लेवल ऑफ व्हाट इज देयर बॉडी, यानी कि हैपोक्सिया के मरीज के जिस्म में किस चीज की कमी होती है। ठीक है, मैंने आपको हाइपो और हाइपर की जो है वजाहत पीछे कर दी है। तो इसमें हैपोक्सिया, ठीक है, तो किस चीज की कमी होती है जिस्म के अंदर और ये डिजीज होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन के अंदर जो आंसर ए है ग्लूकोज, आंसर बी है वाटर, आंसर सी है ऑक्सीजन और आंसर डी है आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमें जो डिजीज़ होती है हमारा, यानी कि आपने अक्सर देखा होगा बच्चों के अंदर ये हाथ पाँव और होंठ नीले बिलियोश होना शुरू कर देते हैं अचानक, तो वो क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है। जो इस तरह हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द ए स्टैंड फॉर इन द AVPU स्केल। हमने स्केल होता है किसी पेशेंट का रिस्पॉन्स लेने का, तो उसमें से जो फर्स्ट हमारा ए है उससे क्या मुराद होता है। ए से होता है एयरवे, अच्छा बी है इसका अलर्ट, सी है एक्सीडेंट और डी है असेसमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके सामने, किसी भी पेशेंट का हम रिस्पॉन्स लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या जो है उसके अंदर चेक करते हैं वो है आंसर बी, यानी अलर्ट, आया कि वो होश में है या नहीं है। उसका रिस्पांस लेते हुए हम उसको चेक करते हैं, अलर्ट चेक करते हैं कि वो आया कि अलर्ट है या नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, द नॉर्मल हार्ट रेट फॉर अ हेल्दी अडल्ट इज। एक सेहतमंद बालिग के दिल के धड़कन की नॉर्मल रफ्तार क्या होती है। ठीक है, एक अडल्ट पेशेंट के अंदर जो हमारी हार्ट बीट है वो कितना होती है। तो आपके सामने आंसर है ए 40 से लेकर 60 BPM और इसी तरीके से आंसर नंबर बी है 60 से लेकर 100, सी है 100 से 120, डी है 120 से 150 BPM। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक सेहतमंद बालिग इंसान की जो दिल की रफ्तार होती है, धड़कन की रफ्तार होती है, नॉर्मल रफ्तार होती है, वो है बी, यानी कि 60 से लेकर 100 तक। इस तरह आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एन EMT शुड डू अपॉन अराइविंग एट एन इमरजेंसी सीन, यानी कि एज अ EMT आप एक इमरजेंसी के ऊपर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका क्या होगा। तो इसके आपके सामने आंसर है, आंसर ए है आंसर चेक द पेशेंट, आंसर बी है कॉल द डॉक्टर, आंसर सी है इंश्योर सीन सेफ्टी और आंसर डी है स्टार्ट CPR। तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है इंश्योर सीन सेफ्टी, क्योंकि सबसे पहले हमने किसी भी पेशेंट के ऊपर अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है, क्योंकि जब तक हम खुद महफूज नहीं होंगे तो हम किसी की हेल्प क्या कर सकेंगे। ऐसे सीन होते हैं कि भी अगर हम वहाँ पर रिस्पॉन्स करते हैं, एक रोड के ऊपर हमें पेशेंट मिलता है, हम उसकी इमरजेंसी फर्स्ट एड स्टार्ट कर देते हैं, दूसरी साइड से एक गाड़ी आती है, हिट करती है हमें और हमें भी साथ रोंदती हुई ले जाती है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी हिफाजत यकीनी बनाते हुए उस रोड वाले पेशेंट को रोड से हटा के उसकी फर्स्ट एड देनी है, यानी कि सबसे पहले अपनी हिफाजत को यकीनी बनाना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज एन एवरेज अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंटेन, यानी कि एक औसत बालिग इंसानी जिस्म में कितना लीटर खून होता है। तो आंसर ए है 2 से 3 लीटर, आंसर बी है 5 से 6 लीटर, आंसर सी है 8 से 9 लीटर और आंसर डी है 10 से 12 लीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि 5 से 6 लीटर। एक अडल्ट पेशेंट के अंदर, एक अडल्ट बंदे के अंदर, एक अडल्ट इंसान के अंदर, जो बालिग इंसान है उसके अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने डिस्प्ले, विच मेडिकल कंडीशन इज कास्ड बाई ए
लैक ऑफ इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी हमें तिब्बी बीमारी पैदा होती है? तो आंसर ए है अस्थमा, आंसर बी है स्ट्रोक, आंसर सी है डायबिटीज, आंसर डी है हार्ट अटैक। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी डायबिटीज यानी कि शुगर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने डिस्प्ले है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रियाज सिस्टम, यानी कि ट्रियाज सिस्टम जो है इसका बुनियादी मकसद क्या होता है? इसका क्वेश्चन नंबर अपना 15 का जो पहला आंसर है टू क्योर ऑल पेशेंट, टू ट्रांसपोर्ट पेशेंट फास्ट। अच्छा, इसका सी है टू प्रायोरिटीज पेशेंट बेस्ड ऑन सिवियरिटी, और इसका डी है टू काउंट द नंबर ऑफ इंजर्ड। यानी कि इसके अंदर हम जो एक ट्रियाज करते हैं, दर्जाबंदी, ट्रियाज होता है दर्जाबंदी, पेशेंट की दर्जाबंदी करना, ठीक है। तो इसके अंदर हम किस मकसद के लिए पेशेंट की दर्जाबंदी करते हैं, ठीक है, मेन उसका क्वेश्चन करने का मकसद ये है। तो हम इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का वो है सी, द प्रायोरिटीज पेशेंट बेस्ड ऑन सिवियरिटी, यानी कि उनकी शिद्दत के मुताबिक उनकी दर्जाबंदी कर देते हैं। प्रायोरिटीज हम अपनी सेट कर लेते हैं कि किसकी पहले फर्स्ट एड करनी है। अब एक पेशेंट नॉर्मल पेशेंट है, उसको हल्की फुल्की खराशी है, और एक है जिसका दिल और सांस बंद हो रहा है, तो हमारी प्रायोरिटी कौन सी होगी? हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए जो सीवियर पेशेंट है, उनकी सीवियरिटी के मुतालिक हमने जो प्रायोरिटी सेट करनी है अपना, तो वो हमारा मेन ट्रियाज का मकसद होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट शुड यू डू फॉर अ पेशेंट व्हाट अ सीवियर एक्सटर्नल ब्लीड, यानी कि शदीद बैरूनी खून बहने की सूरत में आपको क्या करना चाहिए? एक ऐसा पेशेंट मिलता है जिसका शदीद खून बह रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आपको आंसर नीचे दिए गए हैं। आंसर नंबर ए है गिव देम वाटर, यानी कि उसे पानी पिलाएंगे। आंसर बी है अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। आंसर सी है मेक देम वॉक, एंड आंसर डी है कवर अ ब्लैंकेट, यानी कि उसको हम पानी पिलाएंगे या डायरेक्ट प्रेशर देंगे या उसको चलाएंगे या फिर किसी तकिए की वजह मदद से उसको कवर कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। जहां से भी आप खून निकलता हुआ नजर आ रहा है, जो तेज तरीन तरीकाकार है खून रोकने का वो है डायरेक्ट प्रेशर, यानी कि आप अपने हाथ की मदद से फौरन उसी जगह पे दबा देंगे, डायरेक्ट प्रेशर दे देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 वो हमारे सामने है, विच बोन इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि इंसानी जिस्म के अंदर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? आंसर ए है आपके सामने ह्यूमरस, आंसर बी है टीबिया, आंसर सी है फीमर, और आंसर डी है स्कल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक अपना इंसान के अंदर सबसे जो लंबी हड्डी है, इसका जो आंसर है वो कौन सी है? फीमर, ठीक है। हमारी जो थाई है इसकी जो हड्डी है यह सबसे लंबी हड्डी होती है। इस तरीके से हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 मौजूद है, ब्रेकिकार्डिया रेफर टू अ हार्ट रेट दैट इज, इनके ब्रेकिकार्डिया जो होता है, ब्रेकिकार्डिया से मुराद दिल की धड़कन का क्या होना है, ठीक है। ये एक डिजीज है ब्रेकिकार्डिया, तो ये कंडीशन है, डिजीज नहीं कह सकते इसको, कंडीशन कह सकते हैं, यानी कि कौन सी हालत होती है, ठीक है। इसमें दिल किस तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। वेरी फास्ट आंसर ए है, आंसर बी है वेरी स्लो, अच्छा आंसर सी है इरेगुलर, और आंसर डी है नॉर्मल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है आंसर बी, यानी कि वेरी स्लो। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBCS, ठीक है। यानी कि हमारे रेड ब्लड सेल्स का जो है मेन फंक्शन क्या है? सुर्ख खलियात जो हैं रेड ब्लड सेल्स, इनका मेन बुनियादी काम क्या है? अच्छा, इसके आपके सामने आंसर है, आंसर ए है टू फाइट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के खिलाफ जदोजहद, उनकी लड़ाई। अच्छा, टू इसका आंसर बी है टू क्लॉट ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग करना। कैरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेकर जाना। टू प्रोड्यूस हार्मोन्स या हार्मोन्स पैदा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कैरी ऑक्सीजन। जो हमारा रेड ब्लड सेल्स हैं इनका मेन काम जो है वो है हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर तमाम सेल्स तक ले जाना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 है, एन एम्पुटेशन
इज डिफाइंड एज। इम्पोटेशन की तारीफ क्या है, इम्पोटेशन क्या चीज होती है, ठीक है। तो इसके सामने आपके सामने आंसर इसके डिस्प्ले हैं। ए डीप कट यानी कि गहरा कट जो होता है उसको इम्पोटेशन कहते हैं। ए ब्रोकन बोन हड्डी के टूट जाने को इम्पोटेशन कहते हैं। रिमूवल ऑफ अ लिम्ब और बॉडी पार्ट यानी कि हमारे किसी भी बॉडी पार्ट का कट कर अलग हो जाना, इसको इम्पोटेशन कहते हैं। ए मैनर बर्न या थोड़ा अपना हल्का फुल्का जो जला हुआ है उसको कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, रिमूवल ऑफ अ लिम्ब और बॉडी पार्ट यानी कि हमारे किसी भी जिस्म से बॉडी पार्ट का कट कर अलग हो जाना, इसको क्या कहते हैं, इम्पोटेशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। व्हाट इज द गोल्डन आवर इन अ ट्रॉमा केयर। ट्रॉमा केयर में गोल्डन आवर से क्या मुराद है? एक ऐसा पेशेंट जो एक्सीडेंटल कंडीशन के अंदर है और ट्रॉमा में है, तो उसकी केयर आप कर रहे हैं, तो उसके गोल्डन आवर हम क्या कहेंगे, उसको गोल्डन आवर की तरतीब क्या है, किसको कहते हैं गोल्डन आवर? इसका आंसर ए है आपके सामने, द फर्स्ट आवर आफ्टर इंजरी यानी कि आप उसको जख्म हुआ है तो या उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका जो पहला घंटा होता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। या जो लास्ट सर्जरी हुई है उसकी और सर्जरी का जो आखिरी घंटा है, द लास्ट आवर ऑफ सर्जरी, उसको गोल्डन आवर कहते हैं। द टाइम स्पेंट इन द एम्बुलेंस या जो वो टाइम पेशेंट एम्बुलेंस के अंदर स्पेंड करता है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। द आवर बिफोर एन एक्सीडेंट या एक्सीडेंट से पहले जो उसका टाइम है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए यानी कि द फर्स्ट आवर आफ्टर इंजरी, यानी कि अब उसको इंजरी हुई है तो जो पहला घंटा होता है वो गोल्डन आवर में शुमार होता है। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि 22 को अगर हम देखें, विच गैस डू वी एक्सहेल ब्रेथ आउट द मोस्ट, यानी कि हम कौन सी गैस सबसे ज्यादा जिस्म से बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, एक्सहेलेशन होती है, किस गैस की एक्सहेलेशन होती है? तो आंसर आपके सामने है, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी हाइड्रोजन। तो इसके जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है सी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम बाहर निकालते हैं। इस तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, व्हाट डज BVM स्टैंड फॉर, यानी कि BVM का क्या मतलब होता है? आपके सामने आंसर डिस्प्ले है। बेसिक वेंटिंग मेथड, बैग वॉल मास्क, बॉडी वाइटल मॉनिटर, ब्लड वेसल मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपके सामने अपना आंसर बी, बैग वॉल मास्क। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 का अगर हम देखें, ए फ्रैक्चर वेयर द बोन ब्रेक्स थ्रू द स्किन इज कॉल्ड, यानी कि वो फ्रैक्चर जिसमें हड्डी खाल से बाहर निकला है, हमारी जिल्द से बाहर निकला है, नजर आ रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, ओपन कंपाउंड फ्रैक्चर या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ओपन कंपाउंड फ्रैक्चर। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखें तो डेस्पीनिया इज द मेडिकल टर्म फॉर, डेस्पीनिया यानी किस चीज की तिब्बी इस्तिलाहत है, किस चीज को कहते हैं डिस्पीनिया? तो डिस्पीनिया को हम देखें तो इसके जो आंसर नीचे लिखे हुए हैं वो है ए चेस्ट पेन, बी डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सी लूज ऑफ मेमोरी और डी स्टोमिक एच। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डिस्पीनिया का, कि डिस्पीनिया किसको कहते हैं, वो है अपना इसके अंदर बी, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि सांस के लेने के में जो तंगी हमें महसूस होती है हम उसको क्या कहते हैं, डिस्पीनिया। तो आखिर में मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख के आपके नॉलेज के अंदर कुछ इजाफा हुआ होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो कमेंट बॉक्स में रेस्क्यू 1122 लिखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।